चलिए, देखिए क्लास 10th आपका इतिहास। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो शायद समझ में नहीं आएगा। देखिए, पढ़ते हैं। यह है कि रूढ़िवाद का पुनर्स्थापना। ठीक है, इसमें होता है वाटरलू का युद्ध। देखिए कला की वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। देखिए, इसमें क्या था कि एक तरफ से हमारा जो था इधर से, देखिए ध्यान से, एक तरफ से यहाँ था कौन था जी, एक तरफ इस युद्ध में एक तरफ से फ्रांस था। देखिए, एक तरफ से इस तरफ फ्रांस था। ठीक है, और दूसरी तरफ से रूस, ब्रिटेन, प्रसा, और ये पांचों के पांचों देश थे। यानी कि फ्रांस को हराने के लिए ये पांचों देश एक तरफ से लगे हुए थे, इसको अकेले हराने के लिए। ठीक है, इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर, देख लीजिए, सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया, जहां 52 वर्षों की आयु में 18 से 21 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए देखेंगे कि वियना संधि 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए लिखेंगे कि वियना संधि का अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ठीक है, देखेंगे वियना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था, कि वियना जो सम्मेलन हुआ उसका लक्ष्य क्या था। देखिए देखेंगे कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और यूरोप और पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। ठीक है, 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटी है उसे दोहराया न जाए, ऐसा उसमें कहा गया। और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए और कहा गया कि यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वियना सम्मेलन में यही कहा गया कि जितना भी मान लीजिए नेपोलियन के द्वारा जो काम हुआ है वो सभी के सभी काम बंद कर दिया जाए, उसे दबा दिया जाए। देखिए आगे है कि वियना सम्मेलन के उपलब्धि को लिखें। देखिए, इसमें पहला है कि नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने को कहा गया कि नेपोलियन जो भी आसपास के क्षेत्र जीता था उन सभी को वापस कर देंगे। दूसरा का इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित करना। ठीक है, इटली को जो है वह 300 राज्यों में बांट दिया ताकि यह आपस में ही हमेशा झगड़ते रहें। तीसरा का है इटली को पोलैंड का एक भाग मिला, अतः इस प्रकार प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ। देखिए, चौथा है फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो पांचवा है फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया गया। छठा है बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना और लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है, फिर से आ गया लुई 18वां जो है गद्दी पर फिर से बैठ गया। अब देखिए देखते हैं कि मेटरनिक आखिर था कौन। ये कि मेटरनिक कौन था, देखेंगे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई बिल्कुल मत करो, ऐसा यह चाहता था। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं। देखेंगे कि 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिक काल कहा जाता है। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र परिवर्तन में बाधा पहुंचाना था। यह नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार का मतलब परिवर्तन हो। देखिए जैसे यूरोप में कोई बदलाव न हो, कि यूरोप में कोई बदलाव
नहीं होना चाहिए। सभी जगह पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाए। कहता था कि जो व्यवस्था पुरानी व्यवस्था थी, फिर से वही व्यवस्था को लागू कीजिए। शासन तो करो, लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव या विकास नहीं होने दो। मतलब कि शासन करना है, लेकिन किसी भी प्रकार का विकास बिल्कुल नहीं करना है, किसी का भी। ऐसा यह चाहता था। देखिए, और क्या किया कि प्रेस पर पाबंदी लगा दिया। कहा कि जितने भी मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों पर यह पाबंदी लगा दिया। और क्या किया, नुक्कड़ नाटक, भाषण, सामाजिक सभा पर पाबंदी लगा दिया। स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया। मतलब कि जितने भी भाषण हो रहे हैं, जो सामाजिक सभा हो रहा है, इन सभा अब नहीं होगी, इस पर पाबंदी लग गया। और जो भी स्कूल था और कॉलेज था, स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया कि कहीं स्कूल में कुछ बता तो नहीं रहे हैं टीचर बच्चों सबको हमारे बारे में उल्टा सीधा। इसीलिए क्या किया कि स्कूल में भी वह जासूस लगा दिया था। देखिए, अब आता है कि मेजनी कौन था। समझेंगे मेजनी कौन था। देखिए, मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। इसको इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था, जो मेजनी था। ठीक है, इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया था मेजनी ने। ठीक है, इसे याद रखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था। ठीक है, आगे है कार्बोनारी संगठन का स्थापना मेजनी ने ही किया था। जो कार्बोनारी संगठन था, इसका भी स्थापना मेजनी ने ही किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, अगला है कि सन 1830 ईस्वी की यूरोपीय क्रांति। देखिए, सन 1815 ईस्वी में लुई 16वां सम्राट बना था। और है सन 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हो गया था। चलिए, अब आएगा चार्ल्स दसम। देखिए, पढ़ेंगे चार्ल्स दसम। यह है चार्ल्स दसम कि चर्च शक्ति को बढ़ावा दिया। जो चार्ल्स दसम था, वह जो चर्च की शक्ति था, उसे इसने बढ़ावा दिया। मताधिकार को सीमित कर दिया। कहा कि सब किसी को वोट देने का अधिकार नहीं है, कम कर दिया। पोलेग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया। जो पोलेग्रेक था, उसे बोला कि इसे प्रधानमंत्री बना दिया। 25 जुलाई 1837 ईस्वी को ये 4 नियम बनाया। 25 जुलाई को 1837 में इसने 4 नियम बनाया। 26 जुलाई को, यानी 25 को बना था कानून, और 26 जुलाई 1837 को पूरी जनता सड़क पर आ गई और आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे इसने 25 को कानून बनाया, 26 को पूरी की पूरी जनता मतलब सड़क पर आ गई और आंदोलन करने लगे इसके खिलाफ, चार्ल्स दसम के खिलाफ। देखिए, यह आंदोलन 3 दिन तक चला, जिसे जिसे फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन कहा जाता है। ठीक है, यह जो आंदोलन चला था, वह 3 दिन चला था। 31 जुलाई को चार्ल्स दसम भागकर इंग्लैंड चला गया। ठीक है, जो चार्ल्स दसम था, वह 31 जुलाई को भाग गया और भाग करके इंग्लैंड चला गया। देखिए, आगे है कि बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई और वहाँ संवैधानिक राजतंत्र आ गया। ठीक है, वहाँ जो बुर्बो राजवंश था, उसकी समाप्ति हो गई। चलिए, आगे है आर्यलेंस वंश की स्थापना हुआ और लुई फिलिप को राजा बनाया गया। जब आगे जो स्थापना हुआ, वो हुआ आर्यलेंस वंश का, और जो लुई फिलिप था, वह राजा बना वहाँ का। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही स्टार है, इसे याद करेंगे। कहा कि जुलाई 1837 ईस्वी की क्रांति के कारण को लिखें, ही नहीं, कारण को लिखें। ठीक है, देखिए, फ्रांस 1837 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी फ्रांस में। ठीक है, जिसे 1837 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। जो 1837 में फ्रांस में एक गृह युद्ध, यानी कि देश के अंदर ही एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को ही कहते हैं जुलाई 1837।
1836 ईस्वी की क्रांति। मेटरनिख का कथन था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। चार्ल्स दसम एक निरंकुशवादी राजा था जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता को दबाने का प्रयास किया तथा प्रतिक्रियावादी पुलगरिख को प्रधानमंत्री बनाया, जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने जमकर किया था। पूरा जमकर इसका विरोध किया। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन कि 1836 ईस्वी की क्रांति के प्रभावों को लिखें। देखिए इसका क्या क्या प्रभाव हुआ। पहला, वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। जो उसका लक्ष्य था वियना कांग्रेस का, उन सभी उसके लक्ष्य को असफल कर दिया गया। दूसरा, पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में विकास, कि सभी क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। तीसरा का, जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन किया जाए, यानी कि जिस प्रकार से इन सभी देशों में विकास हो रहा है वैसे भी यहाँ पर विकास होना चाहिए। देखिए अब आगे आ गया 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। देखिए पहला है इसका कारण कि लुई फिलिप एक उदारवादी राजा था। ठीक है, 1840 ईस्वी में उसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया जो कट्टरवादी तथा प्रतिक्रियावादी था। अगर है गीजो के शासनकाल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी और बढ़ गई। 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप को गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया। जो लुई फिलिप था वह अपनी गद्दी को छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। देखिए यहाँ पर समझिएगा अच्छे से। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को लिखें। देखिए इसका जो कारण था 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण थे। पहला है साम्राज्यवाद का प्रसार, दूसरा है मध्यम वर्ग के ऊपर शासन, और तीसरा है राजनीतिक दलों के संगठनों में अभाव। चौथा है लुई फिलिप की नीति की असफलता। ठीक है, जो लुई फिलिप थी उसकी नीति की असफलता का सबसे बड़ा कारण था। लिखेंगे। चलिए अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा कल पढ़ेंगे, शायद नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं। इस हमको कि इसके आगे नहीं लिखे हैं लेकिन लिखे हैं। देखिए क्योंकि लुई फिलिप को असफलता का सबसे बड़ा कारण माना गया है क्योंकि इसने जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो तमाम जनता को खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बनाएंगे, जो कठोर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और इसके बाद ही क्रांति शुरू हो गया। लेकिन जो लुई फिलिप था वह भाग करके इंग्लैंड चला गया अपनी जान बचा करके। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। लिखेंगे प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरवमय रहा है। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति तथा दर्शन आदि का केंद्र बिंदु था। इस देश से दूसरे देश शिक्षा पाकर अपना विकास कर रहे थे लेकिन खुद तरक्की नहीं कर रहा था क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। तुर्की से छुटकारा पाने के लिए, देखिए इसने क्या किया, छुटकारा पाने के लिए हिटोरिया फिलाइड नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया था और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया। यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गया, जिसके कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई। ठीक है, चलिए हाँ चलिए अब यहाँ से ख़त्म हो गया, इसके आगे नहीं लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।
चलिए तब तक मिलते हैं हम लोग, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।